तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें हमने पहला टॉपिक किया था दैट इज आरबीआई रिप्लेसिंग पेपर नोट्स विद प्लास्टिक नोट्स, और अब ये दोबारा न्यूज़ में भी आ गया है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज आरबीआई कंसर्न ओवर राइजिंग अनसिक्योर्ड लोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द टॉपिक इज ऑल अबाउट। अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? ऐसे लोन्स जो कि लिए जाते हैं विदाउट पुटिंग द कोलेट्रल, यानी कि कुछ भी गिरवी रखे बिना अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स। अब इंडिया में जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आप पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, बोरोइंग करते हैं, तो ये सारे किसका पार्ट बनता है? अनसिक्योर्ड लोन्स का, जिसमें आपको कोई भी एसेट जो है वो एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता। और तो वाई इट इज़ बिकमिंग अ कंसर्न फॉर द इंडियन इकॉनमी। तो देखिए, इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है, यानी कि जो उधार लेते हैं लोग एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा है इवन फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कैसे? तो आपको पता है कि आरबीआई जो है वो ट्रैक रखता है कि हमारा इन्फ्लेशन कैसा हो, ठीक है, इन्फ्लेशन हमारे टारगेट के बीच में हो, दैट इज आपको पता है 4% प्लस माइनस 2%, दैट इज 2 से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन होना चाहिए, सीपीआई टारगेट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो, लिक्विडिटी कैसी है, एक्सचेंज रेट क्या है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या है, ये सारे अभी तक मेजर कंसर्न चल रहे थे। अब जो एक और कंसर्न आ गया है वो है दैट इज ऑफ द राइजिंग अनसिक्योर्ड लोन्स जो कि हाउस होल्ड ले रहे हैं। तो आपको पता है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा लेवरेज कर रहे हैं। लेवरेज मतलब बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं, और इनडेप्टनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे मॉनेटरी पॉलिसी पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, वो सब हम बातें करते हैं। मान लीजिए किसी भी पर्सन ने लोन ले रखा है और वो ईएमआई दे रहा है, या फिर रेट ऑफ ईएमआई देता है, या फिर जो भी उसका एनुअल आप बोल सकते हैं, या जो भी उसके चार्जेस बनते हैं वो पे करता है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। अगर रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस रेट पर लोन दिया जा रहा है बाय द रिजर्व बैंक टू द बैंक्स, वो अगर इंक्रीज होता है तो आगे बैंक्स भी अपने जो रेट होता है जिस पर लोन देते हैं वो भी इंक्रीज कर देते हैं। तो उनका मंथली रीपेमेंट जो होगी, मान लो पहले आप 1,000 रुपये दे रहे थे ईएमआई, अब आपको 2,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आपकी इनकम है, मान लेते हैं 20,000, तो पहले आपके पास 19,000 रुपये बच रहे थे, अब आपके पास 18,000 रुपये बचेंगे। यानी आपके पास जो भी पैसा बच रहा है फॉर द फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो सब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आपके पास 18,000 रुपये बचे, तो आप ऑब्वियसली डिमांड भी क्या कर दोगे? कम कर दोगे इकॉनमी में, ठीक है। अब हाउस होल्ड लेवरेज क्या होता है? हाउस होल्ड लेवरेज जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं जब उधार पे लेते हैं, ठीक है, उनकी जब इनकम इतनी नहीं होती और वो जब बोरो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड लेवरेज, ठीक है। कि बोरो ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम उतनी है नहीं, तो हाउस होल्ड लेवरेज जो है वो इंक्रीज होता है। मान लीजिए एक फैमिली है, वो 60,000 पर मंथ अर्न करती है और ईएमआई है 40,000, तो उनके पास 20,000 रुपये बचते हैं एक्सपेंसेस के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाउस होल्ड लेवरेज, यानी कि बाहर से जब हम कुछ भी बोरो करते हैं उसको लेवरेजिंग कहते हैं। अब लेवरेज जो है वो डेंजरस कैसे है? क्यों? क्योंकि इनसे हमारी इनकम कम बचती है। आपने देखा 60,000 रुपये हम कमा रहे हैं, 40,000 हम ईएमआई दे रहे हैं, तो हमारी इनकम फॉल हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो हमारे पास कम इनकम बचती है टू स्पेंड, ठीक है। आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट चली गई, मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, तो आप ईएमआई भी नहीं दे पाएंगे। तो कह रहा है कि बोरोइंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनसस्टेनेबल बोरोइंग जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हाउस होल्ड डेट जो है वो क्या है? एक पर्सनल फाइनेंशियल इशू है, यानी कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो आपका इशू है पर्सनली। लेकिन अगर ऐसे ही सभी हाउस होल्ड्स जो हैं वो लोन लेने लगेंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? हाउस होल्ड डेट्स बढ़ेंगे तो ईएमआई का बर्डन बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आपकी कंजप्शन कम होगी, कंजप्शन कम होगी तो आप एग्रीगेट डिमांड कम कर पाएंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से हाउस होल्ड डेट एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू बनता जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? अगर मान लीजिए आप लोन नहीं रीपे कर पाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी, एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का जो असर है, यानी जो ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है आरबीआई, तो क्या होगा? वो क्या करना चाह रही है? फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाह रही है इकॉनमी में। वो सब ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। आता है कि
कि जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो लोन ले क्यों रहे हैं। तो लोन ले रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, यानी 26% लोन वो ले रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, 22% वो लोन ले रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, मैरिजेस के लिए, 18% जो जॉब में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, और 15% डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, यानी 81% जो कंजप्शन है वो तो नेसेसरी या डे टू डे जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए हो रही है। यानी कि अगर हम लोन ले रहे हैं और वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर हम लोन ले रहे हैं और वो कंजप्शन पर्पज़ के लिए, अनप्रोडक्टिव नेचर ऑफ लोन के लिए ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा, अब गोल्ड बैक लोन्स के बारे में बात करते हैं। तो हम गोल्ड बैक लोन्स की बात करते हैं। गोल्ड बैक लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जो कि हम गोल्ड को गिरवी रखकर लिए जाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, फर्स्ट बैंक को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि ठीक है हमारे पास क्या है, गोल्ड है। इन केस अगर वो पर्सन लोन को रीपे नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, इसका गोल्ड बेचकर उस लोन की भरपाई कर लेंगे, ठीक है। और सेकेंडली, अगर आपका गोल्ड पड़ा है एज अ गिरवी उनके लॉकर में, बैंकर्स के लॉकर में, तो क्या हो रहा है, बैठे रखे रखे भी उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा दे रहा है कि हम ये भी कह सकते हैं, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है कि अगर गोल्ड जो है आपका एज अ प्लेज्ड पड़ा है बैंक्स के पास, तो हमारे पास, हमें लगता है कि येस वी हैव सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, जो कि अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप वो लोन रीपे नहीं कर पाए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो गोल्ड भी जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी एक मेजर कंसर्न है। बट गोल्ड के थ्रू भी हम लोन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी ज्वेलरी 1,00,000 रुपये की है और उसके बदले में आपको 60,000 रुपये का लोन मिला था, अब मान लिया आपकी गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई तो उसके बदले में आपकी, इससे ये होगा आपकी बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी तो उस बोरोइंग कैपेसिटी का भी कोई भी फायदा नहीं है। अब मेजर कंसर्न्स क्या है हाउस होल्ड बोरोइंग्स में, कि बहुत ज़्यादा रिस्की लोन बढ़ रहे हैं, यानी अनसिक्योर्ड और गोल्ड बैक्ड लोन्स बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, जो सिग्नल है फाइनेंशियल स्ट्रेस का, यानी कि अगर आप रिपोर्ट देखें तो ये कहते हैं कि 60% ऐसे बोरोवर्स हैं जिनकी EMI या फिर जो भी वो लोन्स की रीपेमेंट कर रहे हैं वो मैच करती है उनकी फैमिली इनकम से। दैट इज़ वेरी डेंजरस। और 40% तो ऐसे बोरोवर्स हैं जिनकी मंथली इनकम कम है बट उनको EMI उससे ज़्यादा पे करना है, तो वो क्या करते हैं, वो और लोन लेते हैं टू रीपे द ओल्ड लोन्स को पे करने के लिए वो और नए लोन्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से वो एक डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। डेट ट्रैप मतलब ओल्ड लोन को रीपे करने के लिए आप न्यू लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला पे डॉक्टर अनन्या पे आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसको ले सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स में, अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं ऐसा, या फिर इंटरव्यूज से पहले भी आपको आजकल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने लगे हैं तो उसमें हेल्प कर सकता है। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की, जब भी कोई ऐसा करंट में टॉपिक आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।